हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 20 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। इस शिफ्ट में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अगर आप इसको रूट में से निकालोगे तो ये हो जाएगा 99, इसको निकालोगे रूट में से तो हो जाएगा 41, तो 99 माइनस 41 इज 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं, पी, क्यू और ये आर, 3 पार्टनर हैं। इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने हमें बता रखा है कितना है, 6x 7x और ये है 9x। वो कह रहा है एक साल के बाद पी ने ऐड करे 30, अब स्पेस नहीं है मैं के लगा देती हूँ, 30,000। क्यू ने ऐड करे हैं 25,000 और आर ने भी कुछ अमाउंट ऐड करा है जो हमें नहीं बताया, हम उसे मान लेते हैं वाई। अब वो क्या कह रहा है, जो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वो कितना हो गया, 8:9:11। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द अमाउंट एडेड बाय आर। आर ने कितना अमाउंट ऐड करा है वो बताना है, हमने उसे वाई माना है तो वाई का वैल्यू बताना है। तो देखो पी और क्यू को पहले कंपेयर करके कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। 9 6 54x प्लस में 270। अब देखो यहाँ पे के लगा हुआ है मतलब 1000। अभी हम जो भी आंसर आएगा ना हमारा एक्स का वैल्यू, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मान लो कि 1000 हमने कॉमन ले रखा है यहाँ से, तो 8 7 56x प्लस में 200। तो x का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2x इज इक्वल्स टू में 70, तो x का वैल्यू आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 35,000। ठीक है, तो P और R को कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे X के जगह पे 35,000 रख दोगे, मल्टीप्लाई बाय 35,000 प्लस में 30,000 डिवाइडेड बाय 8, तो ये पूरा सॉल्व करके आएगा 30,000 इज इक्वल्स टू में 9 इंटू में 35,000 प्लस में y बाय 11, तो ये हो जाएगा 33,000 सॉरी 33 और 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 3,30,000 और ये हो जाएगा 3,15,000 प्लस में y, तो हमारे पास से y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 15,000। ये शिफ्ट थोड़ा कैलकुलेटिव ही है, आगे भी क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक एम्प्लॉय था जिसने 20% जो अपनी सैलरी थी वो दे दी चैरिटी में। आप मान लो उसकी पूरी थी 100 सैलरी, जिसमें उसने 20% अगर चैरिटी को दे दिया, 20% चैरिटी को दे दिया, तो मतलब बचा कितना उसके पास, 80%। अब वो कह रहा है फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट 40% इज एलोकेटेड। तो ये नहीं है कि आप 80 में से 40 दे दिया तो 40 बचा, 80 में से उसने कितना कर दिया, 40% एलोकेट करा, तो 4 8 अगले जो 32 यूनिट थे उसने एलोकेट कर दिए किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट में। अगर 32 यूनिट इसने एलोकेट कर दिया इन्वेस्टमेंट में, तो जो बाकी का बचा वो कितना है, 80 का 60%। तो जो बाकी का 48 यूनिट है उसने क्या करा, उसे डिवाइड कर दिया किसके अंदर, एजुकेशन और ट्रैवल में। किस रेशियो में, 7:5 की रेशियो में। ये जो 48 था इसको इसने डिवाइड करा 7:5 की रेशियो में। अब वो क्या कह रहा है, इफ द एक्सपेंस ऑन ट्रैवल इज 6,000, ठीक है ना, तो ये था एजुकेशन और ये था ट्रैवल, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6,000। तो हमारे पास एक यूनिट का वैल्यू आ गया 1200, ठीक है ना, 5 1 5 5 2 1200। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो पूरा 7:5 का रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 12 12 144, ठीक है ना, 144,000। अब ये जो 144,000 है ये किसका वैल्यू आया, 48 यूनिट का है, मतलब 48% का जो वैल्यू आया है वो आया 144,000। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल सैलरी। तो 48% का वैल्यू ये है, तो इसको क्या कर देते हैं, 100% निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 12 4 12 12 4 3 तो उसकी टोटल सैलरी कितनी हो गई, 30,000 रुपीज। बस अगर आप ये समझ जाते ना कि फ्रॉम द रिमेनिंग में से 40%, और अगर कोई गलती लगा दे कि वो उसको ही 40% मान के कैलकुलेट कर दे तो गलती हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, एक सर्टेन अमाउंट था जो इंक्रीज हो गया टू 5 टाइम्स, तो P कितना हो गया, 5P हो गया, कितने टाइम में हो गया, 10 ईयर्स में हो गया। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे आपने P अमाउंट इन्वेस्ट करा था, वो कितना हो गया, 5P हो गया, और टाइम कितना लगा उसको, 10 ईयर्स। तो वो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी ईयर्स, कितना टाइम लगेगा टू टेक इट ग्रो टू 25 टाइम्स,
P से 25P होने में उसे कितना टाइम लगेगा। अब देखो, सिर्फ आप इसको देखो, ये 5 है, ये है 25। अगर मैं इसे 25 ना लिख के क्या लिख दूं, 5 का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। ये वाला जो हमेशा टर्म होता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि एक जो अमाउंट था, आपने P अमाउंट इन्वेस्ट करा, वो कितना हो गया, 5P हो गया, कितने टाइम में, 10 ईयर्स के अंदर। किसके ऊपर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पे। प्रिंसिपल कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया, और टाइम कितना लगा उसको, 10 ईयर्स। तो हमसे वो पूछ रहा है हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल लगेंगे P को 25 टाइम्स होने में, 25P होने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो देखो, अगर आप ये देखो, ये 5 है, ये 25 है। अगर मैं यहाँ पे 25 ना लिख के क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो टाइम कैसे निकालेंगे, सेम 10 मल्टीप्लाई बाय जो भी इसका पावर बना, मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना टाइम लगेगा उसे, 20 ईयर्स। तो हमेशा आप देखना कि ये जो फर्स्ट टर्म होती है और ये जो सेकंड टर्म होती है, ये जो टर्म होती है, ये हमेशा फर्स्ट टर्म का ही कुछ स्क्वायर का फॉर्म होता है, क्यूब का फॉर्म होता है, या 4 टाइम्स का फॉर्म होता है। तो जो भी होता है उसको टाइम, जो भी पावर बनती है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका टाइम निकल आता है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी थे जिसने क्या कहते हैं 800 लाइसेंस बनाए थे। मतलब अगर ये सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं होती, टॉय कंपनी होती, तो आप मान लेते 800 टॉयज बनाए थे, ठीक है। और उसको जो टोटल कॉस्ट पड़ा था 800 लाइसेंस बनाने का, तो कितना पड़ा था, 40 लाख रुपए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, दे प्रोवाइडेड 50 लाइसेंस फ्री टू देयर टॉप बीटा टेस्टर। जो 800 थे, इसमें से 50 लाइसेंस तो उसने फ्री में बांट दिए, तो अब उसके पास लाइसेंस कितने बचे, 750, और 750 लाइसेंस बनाने का कॉस्ट उसके पास कितना रह गया, 40 लाख। पहले ये था 800 का, अब बच गया 750 का। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एक लाइसेंस बनाने का उसका कॉस्ट कितना आएगा, 5333.00। आप इसे 25 से डिवाइड कर दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 3 जा 25, 1 जा 25 6 जा, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 25 6 जा 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसको 3 से कर दो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 3 3 जा 3, तो ऐसे चलता जाएगा। तो अब आप ये मानो कि उसको एक लाइसेंस बनाने का कॉस्ट कितना पड़ा, 533, आगे भी डेसिमल के बाद 33 जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, यहां तक हमने देख लिया। फॉर द रिमेनिंग लाइसेंस, अब 750 रिमेनिंग लाइसेंस की बात हो रही है। वो क्या कर रहा है, 15% डिस्काउंट दे रहा है ऑन इट्स मार्क प्राइस। उसने जो एक लाइसेंस था उसका मार्क प्राइस कितना सेट कर दिया, 6,000 रुपए। इसके ऊपर वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 85% की वैल्यू पे वो बेच रहा है। अब वो क्या कह रहा है, उसके बाद वो एक एडिशनल और डिस्काउंट दे रहा है। वो क्या कर रहा है, दे गिव 1 लाइसेंस फ्री टू एवरी 9 लाइसेंस। तो देखो इसका डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, टोटल और दिए कितने हैं उसने, ठीक है ना। टोटल उसने 10 दिया और चार्ज कितने का करा है उसने, 9 का। तो अब देखो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 85 9 जा 85 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 765 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा 4590। ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना था, 5333 की चीज उसने कितने में बेच दी, 4590 पे। अब देखो एग्जामिनर ने इतना यहाँ पे कैलकुलेशन डाला, इतना हैवी, तो अब देखो उसने आपको क्या दिया, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है। अब ये तो आपको दिख ही रहा है ना कि उसने लॉस हुआ है, तो उसको कितने का लॉस हुआ है, 13.94% का उसे लॉस हुआ है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 13.94% ही आएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ 2 मोटरसाइकिलिस्ट, दो मोटरसाइकिलिस्ट है, एक्स है और वाई है, उनकी स्पीड किस रेशियो में, 5:3 की। अब वो कह रहा है जो स्लोअर वाला मोटरसाइकिलिस्ट है वो क्या है, 24 किलोमीटर का उसके पास हेड स्टार्ट है। हेड स्टार्ट का मतलब समझ में आता है ना, एक्स अगर यहाँ खड़ा है तो वाई यहाँ पे खड़ा होगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 24 किलोमीटर। हेड स्टार्ट मतलब होता है कि वो आगे खड़ा है। इफ हिज स्पीड इज 12 किलोमीटर, 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12। तो अगर इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर तो 3 4 जा तो 4 5 जा, इसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो पूछ रहा है कि हाउ फार विल द फास्टर मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल टू ओवरटेक हिम।
जब क्या कहते हैं, जो ये फास्टर वाली है, एक्स वाले को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इस वाई को क्या करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए। तो देखो क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, 20 माइनस 12 8। तो 8 3 जा, उसको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, 3 आवर। और कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू में स्पीड। स्पीड कितना था 20, तो टाइम कितना उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है एक शॉपकीपर ने लोन लिया था कितने का, 7500 का। बैंक से कब लिया था, 1 अप्रैल को लिया था, इंटरेस्ट रेट था 9% का। और ही डिसाइडेड टू क्लीन द लोन ऑन 5 सितंबर। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितने मंथ हो गए, 5 मंथ, 5/12 कर देंगे। तो देखो ऐसे इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो। 3 4 जा, 3 2 जा 20, ठीक है, यही हो जाएगा ना, 25 9 जा, देन ये 25 9 जा 125, 25, ठीक है, 25 20, जस्ट अ सेकेंड, 9%, हाँ, 25 5 जा 125 इंटू में 9/4, तो ये हो जाएगा 1125/4। तो इंटरेस्ट उसका कितने का बनेगा, 4 2 जा 8 जा 1.25, ये उसका इंटरेस्ट बना है। हमें बताना है कि टोटल अमाउंट वो कितना रिटर्न करेगा, तो प्लस में इसके अंदर प्रिंसिपल ऐड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट कितना उसको रिटर्न करना है, 7781.25 रुपीज। बस ये आपको ये टाइम का कैलकुलेशन आना चाहिए था इसमें। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है ये जो नंबर्स हमें गिवन है इसके अंदर क्या होना चाहिए, वो इंटीजर भी होना चाहिए और होल नंबर भी होना चाहिए। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक है। अगर आप इंटीजर की बात करो तो उसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, 0 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या नहीं आएगा, p/q की फॉर्म में जो भी होगा वो इंटीजर के अंदर नहीं आएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है वो नंबर इंटीजर भी होना चाहिए और होल नंबर भी होना चाहिए। अब हमने इंटीजर की बात तो कर दी, अब होल नंबर कौन से होते हैं, जिसके अंदर 0 होगा, जिसके अंदर 0 होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे बट नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर नहीं होंगे होल नंबर के अंदर। अब देखो सिर्फ एक 0 ही ऐसा नंबर आ रहा है जो दोनों के अंदर यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, दोनों के अंदर कॉमन है। अगर नेगेटिव नंबर की बात आए तो नेगेटिव होल नंबर में नहीं आएगा बट इंटीजर में आएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 3.5 किसकी फॉर्म में आ रहा है, p/q की फॉर्म में आ रहा है, तो p/q किसके अंदर नहीं आएगा, इंटीजर में नहीं आएगा। और देन ये भी p/q की फॉर्म में आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो सिर्फ एक हमारा जो नंबर है जो इंटीजर भी है और होल नंबर भी है वो कौन सा होता है, 0 होता है। हाँ देखो ABC ने इन्वेस्ट करा है एक बिजनेस में, किस रेशियो में, 2:3:5 की रेशियो में। 1 साल का प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का, तो हमें B का शेयर बताना है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज, तो कितना है 10, और B का शेयर कितना है 3, तो कितना रह जाएगा 30,000 का। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक पिरामिड है जिसको पेंट करना है। आप मान लो एक ऑब्जेक्ट है, आपको पेंट करना है और उसको पेंट करने में 2 मीटर का एरिया जब आप कवर करो, सपोज ये है, आपने ये 2 मीटर का एरिया कवर करा है, इसके अंदर आपको कितना पेंट लग गया, 1 लीटर लग गया। अब जो इसका पूरा सरफेस का एरिया है वो कितना है, 48 मीटर, 48 मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच पेंट इज नीडेड, कितना पेंट लगेगा करने में, इंक्लूडिंग 5% एक्स्ट्रा फॉर रीटच। मतलब कि जब आप पेंट करोगे तो पेंट करने के बाद हम देखते हैं ना कि कुछ रह गया तो हम उसको दोबारा से पेंट करते हैं, तो 5% उसके अंदर एक्स्ट्रा लगेगा उसको सही करने के लिए, रीटच करने के लिए। तो देखो 48 मीटर तो आपके पास पूरी जगह है, डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 2 2 जा 2 4 जा 8, ये 24 लीटर तो वो आ गया जो आपका एक्चुअल लगना है, और इसके अंदर 5% एक्स्ट्रा लगेगा किसके लिए, रीटचिंग के लिए, तो डिवाइडेड बाय कितना, तो आंसर आ जाएगा आपका 25.2 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक एल शेप का फ्लोर है, एल शेप का ऐसे करके एक फ्लोर है, फ्लोर बना देते हैं, ठीक है।
तो देखो अगर आप ये देखो तो ये दो रेक्टेंगल हैं, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो वो ये एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं, ये दूसरे का लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं। वो कह रहा है टाइल का कॉस्ट कितना है, 450 रुपए का पर मीटर स्क्वायर का, बट 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, 70 मीटर टाइल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बट 10% डिस्काउंट इज गिवन इफ मोर देन 70 मीटर टाइल, ठीक है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, हमसे टोटल कॉस्ट पूछी जा रही है। तो देखो 6 4 24 और 8 6 48, तो पूरा एरिया कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक है। पूरा एरिया कितना आ गया, 72 आ गया। 72 इंटू में 450, तो ये आ जाएगा आपका 32400। आपके पास जो डिस्काउंट मिलेगा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ये तो मैंने मल्टीप्लाई बाय इसके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। 72 इंटू में 450 और इसका 10% कितना आ जाएगा, 3240। तो आपको एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ेगा, 29160, ठीक है। अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो ये कॉस्ट पड़ता, हमारा एरिया 70 से ज्यादा था, 72 है, तो या तो आप इसका पहले 90% कर लेते फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते, आप मतलब कैलकुलेशन तो उतना ही है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक लार्जर रेगुलर पॉलीगन है इज मेड कंबाइनिंग 6 रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। एक बहुत बड़ा एक पॉलीगन बनाया है जिसके अंदर कितने हैं, 6 हेक्सागन को मिलाया गया है। 1 2 3 4 5 6, 6 हेक्सागन को मिला के एक पॉलीगन बना दिया, ठीक है। और उसका सेंटर क्या रखा गया, कॉमन रखा गया है, तो मतलब कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द कंबाइंड शेप टू 1 हेक्सागन। अब देखो कंबाइन करा गया है कितने हेक्सागन को, 6 को, इस 2 में 1, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, 6:2 में 1। अब देखो यहाँ पे इस वाले के अंदर हेरॉन्स फॉर्मूला लगेगा। हेरॉन्स फॉर्मूला आपको पता होगा, सेमी पैरामीटर माइनस ए, सेमी पैरामीटर माइनस में बी, बी ये ए बी, ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो सेमी पैरामीटर माइनस में सी, ये हेरॉन्स फॉर्मूला होता है। आई होप आप लोगों को याद होगा, पता होगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगुलर है जो किस काम का है, ट्रैफिक साइन है, मतलब एक ट्रायंगल है ऐसा, 13 14 15, इसकी साइड्स हमें दे रखी है 13 14 15 का, और उसका जो कॉस्ट है उसको पेंट करने के लिए 5 रुपए लगेंगे पर स्क्वायर मीटर का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पूरा टोटल क्या बताना है उसका एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस बताने के लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल वाला क्या है, ट्राइंगल है, तो सेमी पैरामीटर देखो कितना आ जाएगा, 13 15 प्लस में 14, ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 2, तो सेमी पैरामीटर आ गया हमारे पास 21, ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई में 21 माइनस में 13, 21 माइनस में 13 8 देन 7 और ये हो जाएगा 6। इसको आप अंडर रूट में से बाहर निकालोगे, ठीक है ना, इसकी पेयरिंग कर लो, 3 7 8 को ऐसे ओपन कर दो, 7 6, तो अगर आप करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7 इंटू में 2 इंटू 3, पेयर करके बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 84, ठीक है। तो इसका एरिया आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए लगना है पर स्क्वायर में, तो मल्टीप्लाई बाय में 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 420। आपका टोटल जो एक्सपेंस आएगा वो आएगा 420 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो देखो अब ये तो पता ही है साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है कब, 45 डिग्री पे, तो 1/2 रहता है वैल्यू 45 डिग्री पे। अब वो क्या कह रहा है, द बेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज इंक्रीज बाय 25%। सपोज जो बेस था पहले 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया 125, और जो उसकी हाइट है वो कैसी रही, सेम हाइट, पहले भी h थी और अब भी क्या रह गई, h ही है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज डज द वॉल्यूम इंक्रीज, उसका जो आयतन है उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि होगी। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू में बेस एरिया इनटू में हाइट, ठीक है। तो अब देखो हाइट तो दोनों में कांस्टेंट है, तो जो एरिया है वो सपोज 100 था, अब 100 से बढ़ के कितना हो गया 125, तो कितने का इंक्रीज आया उसके अंदर 25% का। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक आदमी है और एक औरत है, वो दोनों मिलके एक क्या कर रहे हैं, टैंक को फिल कर रहे हैं वाटर से। अब देखो मैन की एफिशिएंसी उसने क्या दी है, मैन जो है 4 लीटर पानी भरता है हर 3 मिनट में, और जो वुमेन है, वुमेन की एफिशिएंसी उसने दी है
3 लीटर पानी भरती है हर 4 मिनट के अंदर। ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 100 लीटर ऑफ वाटर। अब देखो एफिशिएंसी को कंबाइन कर देंगे, मैन प्लस वुमेन करेंगे तो 4/3 प्लस में 3/4, एलसीएम आ जाएगा 12, 16 प्लस में 9 तो 25/12। ठीक है ना, ये 25/12 यूनिट उनको टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमारा उनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो देखो टोटल था 100 लीटर, इसको भरने में 25/12 दोनों साथ में काम करेंगे तो 25 4 12 4 48 मिनट उनको लगेंगे एक टैंक को भरने के लिए। अब देखिए 3 नंबर है, उनका एफिशिएंसी का रेशियो हमें दे रखा है 2:3:5 और उनका एवरेज दे रखा है 100। तो देखो सम ऑफ द नंबर्स कितना हो जाएगा 100 और 3 नंबर थे 3, तो सम ऑफ द नंबर्स हमारे पास कितना आ गया 300। ये किस रेशियो में दे रखे हैं 2:3:5 तो डिवाइडेड बाय 10 और हमसे क्या पूछा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो कैलकुलेट करके आंसर कितना आ जाएगा 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है ए कैन कंटेन 40 लीटर ऑफ ऑयल 50 रुपीज पर लीटर। ठीक है, देखो 40 इंटू में 50 एक कैन के अंदर है और दूसरा जो है कंटेन, ठीक है, और जो दूसरा कैन है उसके अंदर कितना है 60 लीटर है और 60 रुपए पर लीटर है। और देखो इस केस में हम क्या करते थे, उसका जो क्वांटिटी का रेशियो होता था, इसके अंदर क्वांटिटी 40 है और इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है 60 है, तो हम इस केस में क्या करते थे मिक्सचर वाले के अंदर डिवाइड करते थे क्वांटिटी के रेशियो से। तो अब हमारे पास क्वांटिटी का रेशियो नहीं है, क्वांटिटी है तो डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2000 हो गया, ये वाला हो जाएगा 2000 प्लस में 3600, तो ये हो गया टोटल 5600 को अगर हमने मिक्सचर बनाया तो हमारे पास जो 1 लीटर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो हमें पड़ेगा कितना 56 रुपए का। तो वो क्या कह रहा है, उसने क्या करा, उसे मिक्स करा और बेचा कितना 20 लीटर बेचा, कितने से 70 रुपए पर लीटर से। तो 1400 रुपए का उसने क्या बेच दिया, 1400 रुपए का बेचा। या आप देखो 56 रुपए की चीज उसने कितने की बेची 70 रुपए की बेची, पर लीटर से बेचा ना। तो हमें बस यही बताना है कि उसको कितने का फायदा हुआ या कितने का नुकसान हुआ। तो -56 ये हो जाएगा 4, 14 रुपए का फायदा हुआ किसके ऊपर, नहीं हमें सॉरी परसेंटेज नहीं बतानी, इसके अंदर हमें बताना है उसे एक्चुअल में फायदा कितने का हुआ ये अमाउंट में बेचने का। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 56, ठीक है, 56 इंटू में इसको भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1120। एक 1120 की चीज उसने कितने में बेच दी 1400 की, तो उसे फायदा कितने का हुआ 280 रुपए का। मतलब इसके अंदर पूरा कॉस्ट प्राइस मतलब कितना अमाउंट का फायदा हुआ वो बताना है, परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी। अब देखो कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होता है। अब देखो इसने कॉस ए का फॉर्मूला कितना दे रखा 1 - 2 साइन स्क्वायर, तो ए की जगह अगर हम 2 थीटा लिखें तो ये वही फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। तो अब उसने कॉस 2 ए का फॉर्मूला पूछा है तो यही रहेगा सेम 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसके अंदर हमें इक्वेशन बतानी है, तो ये है, तो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो बस हमें इसके अंदर इक्वेशन बनानी है। तो पहले हम इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप इज इक्वल्स टू में y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। तो हमारे पास y2 कितना है 8 - 2, ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा 6/2। तो स्लोप हमारे पास कितना आ गया 3 स्लोप आ गया। तो y ठीक है, y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस का x1। ठीक है, तो y माइनस में y1 है हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू m है हमारे पास 3, ये हमने m कैलकुलेट करा, स्लोप कैलकुलेट करा, तो x माइनस का x1। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू में 3x माइनस का 1। ठीक है, तो पहले बस स्लोप कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में उसको इक्वेशन वाली लाइन के अंदर पुट कर देंगे। अब देखो साइन x कॉस y के इक्वल कब होता है जब x प्लस y मिलके कितना बना है 90 डिग्री बना है। ठीक है, तो देखो अगर आप 17 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 51
प्लस में 10, तो ये हो जाएगा 61, ठीक है। ये हो जाएगा 34 माइनस का 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 29, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये बस इसको आपको x का वैल्यू पुट कर करके देखना था और बस आपको ये पता होना चाहिए था, ठीक है। अब वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय डायगोनल्स, एक अष्टभुज के शीर्ष से विकर्णों द्वारा निर्मित त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो हमसे बेसिकली वो पूछ रहा है, एक हमारे पास ऑक्टागन है जिसके सारे वर्टेक्स से, मतलब जितने भी उसके वर्टेक्स, उससे उसने क्या बनाया है, डायगोनल्स बनाए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाएंगे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना हो, कैसे पता चलता है, n-2। n क्या है, कितना साइड्स है उसकी, ऑक्टागन है तो 8 साइड है, 8 माइनस में 2, तो कितने ट्राइंगल्स फॉर्म करेगा वो, 6 ट्राइंगल्स फॉर्म करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले ना मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ। ये इसका y एक्सिस होता है, ये इसका x एक्सिस होता है, ठीक है। अब जब आप ग्राफ के ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो तो कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है। और जो उसका राइट एंगल यही बनेगा ना, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0। इतनी बात समझ में आई, सिर्फ इतनी बात समझ में आई। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी वर्टेक्स कितनी है, 0 0 8 0 0 6, ये उसने कोऑर्डिनेट्स दे रखे। अब इतना आपको समझ में आ गया कि ये जो P है ये यहाँ पे होगा, है ना, Q यहाँ पे होगा और R यहाँ पे होगा, या वो आप चेंज भी कर सकते हो, उससे कुछ नहीं होता। तो इसके वर्टेक्स कितने हैं, 8 और 0, और इसका वर्टेक्स कितना है, 0 और 6, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर सर्कम सेंटर कहाँ पे होता है, यहाँ पे तो उसका ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है, यहाँ पे उसका सेंट्रॉइड होता है, और यहाँ पे उसका क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। जो सर्कम सेंटर होता है, परिकेंद्र जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है। ये पॉइंट होता है हाइपोटेनस का, मिड पॉइंट जो होता है वही उसका क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। और ये सिर्फ किस केस में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के केस के अंदर होता है। तो बस हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट्स निकालने हैं। ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। तो मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, आप इन दोनों के x को प्लस कर दो, इसको x मान लो, इसको x1 मान लो। x प्लस में x1 बाय 2 और y प्लस में y1 बाय 2, तो मिड पॉइंट्स कितना आ जाएंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। मिड पॉइंट्स आपको निकालने आने चाहिए, बस आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके अंदर। अब ये देखते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 2 इंटू 3 इंटू में 2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस में ये 25, तो 5√3, तो ये कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट में 3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक 5 फीट का आदमी है, सपोज ये आदमी है, इसकी हाइट है 5 फुट की, जो उसकी शेडो बन रही है कितनी, 4 फीट की। शेडो इधर ही बनती है ना। एट द सेम टाइम का क्या मतलब है, अगर सूरज इंसान के लिए यहाँ पे है तो जो ये एक ट्री है उसके लिए भी सूरज यहाँ पे है, ठीक है। अगर सूरज मतलब सेम टाइम की बात हो रही है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जितना इसके लिए बन रहा है x बनेगा, तो इसका भी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ट्री का वो भी कितना बनेगा, x ही बनेगा। तो ट्री की जो शेडो है वो कितनी बन रही है, 20 फीट की बन रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ट्री की लंबाई कितनी है, ये x हमें बताना है, या y मान लो आप इसको, क्योंकि x हमने डिग्री को दे दिया है। तो देखो, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। तो इनकी जो बेस का रेशियो कितना है, 5 यूनिट का है। तो हाइट भी इसकी कितनी हो जाएगी, 5, ये वाला 5 मल्टीप्लाई में 5, तो हाइट कितनी हो जाएगी 25 फीट का, वो क्या रहेगा, ट्री रहेगा। होप मैंने आज ये पूरे 25 क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर दिए हैं सेकंड शिफ्ट के। होप जितने भी आपके डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये वाला। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है किसी आपके फ्रेंड या फैमिली के लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज डू शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।